the next lecture on translation module. So आज हम बहुत important पिछली क्लास में हमने इंग्लिश टू हिंदी के दो पैसेजेस डिस्कस किए. आज की क्लास में हिंदी टू इंग्लिश के we will discuss two passages. So पिछली क्लास में जो पैसेजेस थे वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और involved. इस बार हम देखेंगे तो उसके कैसे जो कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस हैं उसको हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना. स्टार्टिंग में हम लोगों ने इजी पैसेज डिस्कस किए, बीच बीच में इजी पैसेज भी आएंगे और कभी कभी काफी कॉम्प्लिकेटेड. तो पिछली बार हमने जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस उनको हमको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना. नॉर्मली हिंदी से इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है ट्रांसलेट करना है, तो बट इंग्लिश से हिंदी में करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस को पहले समझना पड़ेगा. लेकिन मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी सो कंफर्टेबल. ठीक है, तो इंग्लिश टू हिंदी में तो आपको वो स्ट्रैटेजी समझ में आई कि कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे छंदों में तोड़ लेना होता है. उसको फिर उसका करेक्ट ऑर्डर देखना होता है, कौन सा सबसे करेक्ट ऑर्डर है, उसके हिसाब से इन शब्दों को इंडिविजुअली ट्रांसलेट करके फिर उनको आप सकते हैं. तो ये सेम प्रोसेस हम हिंदी से इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में देखते हैं. तो शुरू करते हैं. पैसेज 1 लेफ्ट साइड. 1991 में पूम्पुहार के समुद्र में तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से समुद्री पुरातात्विक अन्वेषण किए जा रहे हैं. ठीक है, पुरातात्विक अन्वेषण यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन. पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी. ठीक है, पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो तमिलनाडु में 1900 ठीक है, पूम्पुहार करके एक समुद्र था, सी थी, जिसमें 1991 में तमिलनाडु सरकार के सहयोग से क्या हो रहा था, पुरातत्व विभाग तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से समुद्री यानी सी मरीन, समुद्री यानी मरीन पुरातात्विक अन्वेषण यानी पुरातात्विक अन्वेषण. ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस किए जा रहे हैं. सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा राइट साइड. सिंस 1991 से किए जा रहे थे, यानी सिंस 1990 कॉमा मरीन सिंस के बाद कॉमा लगता है. ठीक है, सिंस 1991 कॉमा मरीन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस हैव बीन कैरिड आउट, किए जा रहे हैं यानी आर बीइंग कैरिड आउट. Marine archaeological explorations have been carried out in the Pumpuhar Sea in collaboration with the archaeological department of the government of Tamil Nadu. ठीक है, तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस. इस अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नगर कावेरी पूमपट्टिनम के समुद्र में जलमग्न भागों की खोज करना है जो वर्तमान कावेरी नदी के उत्तर में स्थित था और गहरे पानी में उस अंग्रेजी के यू अक्षर की आकृति के ढांचे के और गहरे पानी में उस अंग्रेजी के यू अक्षर की आकृति के ढांचे की खोज करना है जो पुरानी खोजों में दृष्टिगोचर हुआ था. ठीक है, तो इसका काफी लंबा सेंटेंस है, फिर से सब इसको ब्रेक डाउन करेंगे. ठीक है, इसका अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सप्लोरेशन इज टू खोज करना. किसकी को एक्सप्लोर करना, क्या चीज. प्राचीन नगर कावेरी पूमपट्टिनम करके एक जगह थी. ठीक है, वो जलमग्न हो गई थी और उसके खंडों को, उसके भागों को खोज करना. टू एक्सप्लोर द अंडर वाटर पार्ट्स, जलमग्न भाग यानी अंडर वाटर पार्ट्स ऑफ द एंशिएंट सिटी, प्राचीन नगर द एंशिएंट सिटी ऑफ कावेरी पूमपट्टिनम. ठीक है, जो वर्तमान कावेरी नदी के उत्तर में स्थित था, which was located north of the present कावेरी. पहले कावेरी ऊपर से बहती थी. ठीक है, और फिर नीचे से बहने लगी. पहले नीचे से बहती थी और फिर वो ऊपर से बहने लगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाले जो भाग थे यानी उसके उत्तर में जो शहर था वो जो है डूब गया, जलमग्न हो गया. तो वो उसके उत्तर में स्थित था जहाँ पे अब कावेरी, जहाँ पे नदी बहती है. पहले नदी उससे नीचे बहती थी. ठीक है, तो नदी का भी अपना जो रास्ता है वो परिवर्तित होता है समय के साथ, हमें मालूम. तो जो कावेरी, जो प्रेजेंट, जो वर्तमान कावेरी नदी के उत्तर में स्थित है, which is located north of the present river, the present कावेरी रिवर, और गहरे पानी में उस अंग्रेजी के यू अक्षर की आकृति के ढांचे की खोज करना. और and to search for the deep water U-shaped structure. अंग्रेजी के यू अक्षर, अंग्रेजी के यू. अब इंग्लिश में हमें अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, तो हमें सीधे लिख सकते हैं क्योंकि यू शेप ऐसा होता है. हिंदी में तो यू का वैसा शेप नहीं होता, राइट. तो यू मतलब इस तरीके का जो एक लूप
ऐसे घुमा हुआ यू टर्न वाला जो एक शेप था। इंग्लिश में हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश शेप, इंग्लिश लेटर यू शेप ऐसे करके डायरेक्ट हम यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश में ही लिख रहे हैं इसको इसी। और उस अंग्रेजी एंड और गहरे पानी में एंड टू सर्च फॉर द डीप वाटर यू शेप स्ट्रक्चर जो पुरानी खोजों में दृष्टिगोचर हुआ था, which was visible in the old discovery. Sentence का ट्रांसलेशन क्या हुआ राइट साइड? The main objective of this exploration is to explore the underwater parts of the ancient city of Kaveri Pumpattinam, ठीक है, खोज करना है, जो वर्तमान which was located north of the present Kaveri river and to search for deep water, गहरे पानी में उस अंग्रेजी के यू अक्षर की आकृति के ढांचे and to search for the deep water U shaped structure, यू अक्षर की आकृति के ढांचा यानी यू शेप स्ट्रक्चर, जो यू शेप स्ट्रक्चर विच वाज विजिबल इन द ओल्ड डिस्कवरीज, पुरानी खोजों में दृष्टिगोचर हुआ था, जो दिखा था, इससे पहले लोगों ने उसको देखा है। और अब उसको अब वहां पे कावेरी आ गई है, तो कावेरी के अंदर जाके पुम्पट्टिनम पुम्पुहार सी में, ठीक है, पुम्पुहार जो समुद्र है उसमें अंदर जाके वो लोग पुरातत्व विभाग वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, समुद्री पुरातात्विक अन्वेषण कर, उसको ढूंढने के लिए यू शेप को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, कावेरी नदी के उत्तर में 5 से 7 मीटर की गहराई में गोत लगाने और वायुयान से उठाने के कार्य पूरे किए गए और अधिक गहरे पानी में भी ये जांचने की खोज की गई कि क्या यू आकृति का ढांचा मानव निर्मित था। कावेरी नदी के उत्तर में 5 से 7 मीटर की गहराई में गोत, 5 से 7 मीटर पानी के अंदर गए, ठीक है, कावेरी नदी के उत्तर में, ठीक है। तो इसका मतलब कावेरी नदी जो है वो अब मतलब फैल गई है। जैसे पहले वो पहले जो था उसके उत्तर में एक शहर था और अब वो शहर जलमग्न हो गया है, लेकिन इसमें बता रहे हैं कावेरी नदी के उत्तर में। तो इसका मतलब कावेरी नदी नीचे से भी बह रही है, क्योंकि ऊपर से भी बह रही है, नीचे से भी बह रही है। ऐसा नहीं है कि वो खाली ऊपर से बह रही है, क्योंकि अगर नीचे से बह रही होती, नीचे से नहीं बह रही होती, ऊपर से बह रही होती, तो हम लोग बोलते कावेरी नदी में, बट अभी क्या बोले, कावेरी नदी के उत्तर में। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों से बह रही है, फैल गई है, ठीक है। तो कावेरी नदी के उत्तर में 5 से 7 मीटर की गहराई में गोत लगाने, ठीक है, तो और वायुयान से उठाने के कार्य पूरे किए गए। तो गोत लगाने यानी मतलब हवाई जहाज से उनको वो लोग गोत लगाएंगे, डाइव करेंगे और फिर उनको वायुयान से उठाया जाएगा, यानी एरियल लिफ्ट, ठीक है। सो डाइव एंड एरियल लिफ्ट ऑपरेशंस, गोत लगाने और वायुयान के उठाने के कार्य के डाइव एंड एरियल लिफ्ट ऑपरेशंस पूरे किए गए, वर कैरिड आउट एट अ डेप्थ ऑफ, फिर हम जो अब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट बन जाएगा, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कावेरी में किए गए, और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डाइव एंड एरियल लिफ्ट ऑपरेशंस वर कैरिड आउट टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 7 मीटर्स नॉर्थ ऑफ द कावेरी। कावेरी नदी के उत्तर में 5 से 7 मीटर की गहराई में गोत लगाने और वायुयान को उठाने के कार्य, मतलब डाइव एंड, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि कावेरी नदी में होता है और इंग्लिश में इन कावेरी है, तो इन के पहले आना इसको जो काम किया गया। तो डाइव एंड एरियल लिफ्ट ऑपरेशंस वर कैरिड आउट टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 7 मीटर्स नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर। और आगे अधिक गहरे पानी में भी ये जांचने की खोज की गई कि क्या यू आकृति का ढांचा मानव निर्मित था, एंड अ सर्च, ठीक है, अधिक गहरे पानी में भी ये जांचने की कोशिश की गई, एंड अ सर्च वाज कैरिड आउट, जांचना मतलब एग्जामिन करना, ठीक है, या सर्च करना, ढूंढना कि वो कहाँ है यू शेप, एंड अ सर्च वाज कैरिड आउट इन इवन डीपर वाटर्स, और उससे भी और गहरे पानी में जाके अंदर जाके उन्होंने देखने की कोशिश करी, एंड अ सर्च वाज कैरिड आउट इन इवन डीपर वाटर्स टू टेस्ट, ये जांचने की कोशिश की, मतलब और अधिक गहरे पानी में भी ये जांचने की कोशिश की गई, दैट मीन्स एंड अ सर्च वाज कैरिड आउट, जांचने की खोज की गई, मतलब सर्च वाज कैरिड आउट टू टेस्ट, या अ टेस्ट वाज कैरिड आउट, ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो तब होगा जब आप सर्च करेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड अ सर्च वाज कैरिड आउट इन इवन डीपर वाटर्स टू टेस्ट, यानी जांचने की खोज की गई। जांचने की खोज कैसे की गई, पहले खोजेंगे तब तो जांचेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सर्च जो है ऐड कर दिया है, अगर आपको नहीं ऐड करा आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सर्च वर्ड हिंदी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड अ टेस्ट वाज कैरिड आउट, या बट अगर आप डायरेक्टली टेस्ट लिखेंगे तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज आपको पहले वहां पे उसको ढूंढना है, ठीक है। तो
एंड अ सर्च वाज कैरिड आउट। अगर आप टेस्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ना, टेस्ट वाज कैरिड आउट इन इवन डीपर वाटर्स टू सी, ये देख ये और अधिक गहरी पानी में भी ये जांचने की खोज की गई, एंड इट वाज टेस्टेड इन इवन डीपर वाटर्स whether this U-shaped structure was man-made, क्या ये मानव निर्मित था। तो उसकी जगह में हमने सेंटेंस को क्या कर दिया, a search was carried, हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, and a search was carried out in even deeper waters to test, जांचने के लिए एक खोज की गई, ठीक है। अच्छा इसमें आ रहा है राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखिए, अधिक गहरे पानी में भी ये जांचने की खोज की गई, जांचने की खोज की गई मतलब इट वाज टेस्टेड, मतलब टेस्ट करने के लिए सर्च किया गया, दैट मींस इट वाज सर्च, अ सर्च वाज कैरिड आउट, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते कि इट वाज सर्च टू टेस्टेड, ऐसे करके नहीं लिख सकते, जांचने की खोज की गई, ठीक है, मतलब जांच कहाँ करें, ठीक है, ये इसके इसके लिए खोज की गई, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है जांचने की खोज की गई का मतलब क्या है। A search was carried out to test, जांचने की खोज की गई का एक प्रॉपर जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में क्या है, a search was carried out to test, यानी जांचने के लिए उसको पहले सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए a search was carried out to test। तो इसमें आ रहा है खोज वर्ड भी इसमें आ रहा है, तो इसीलिए इंग्लिश में उसको हमने सर्च में ट्रांसलेट, सर्च वाज कैरिड आउट इवन डीपर वाटर्स, और अधिक पानी में भी किया गया, टू टेस्ट वेदर दिस यू शेप स्ट्रक्चर वाज मैन मेड, क्या ये यू शेप स्ट्रक्चर जो था वो मानव निर्मित था कि मनुष्य ने कि वो पहले से था, किसी ने बनाया था उसको या वो पहले से, ठीक है। So dive and aerial lift operations were carried out to a depth of 5 to 7 meters north of the Kaveri River, and a search was carried out in even deeper waters to test whether this U-shaped structure was man-made. आगे बढ़ते हैं। जहाज के मलबे वाली जगह गोत लगाना इसलिए जरूरी हो गया ताकि ये पता लग सके कि जहाज कौन से देश का, तो जहां जहाज था वहां पे गोत लगाना, वहां पे डाइव करने से जरूरी हो गया ये पता लगा। सो इट बिकेम नेसेसरी टू डाइव एट द रेक साइट, ठीक है, जहाज एक जहाज जो कि मतलब स्थगित हो गया था, समुद्र में जाके डूब गया था, तो उसकी जगह पे अंदर डूबा हुआ था, उसका मलबा अंदर था, वहां पे गोत लगाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि ये पता करना था कि जहाज कौन से देश का था, कहाँ से आया था, क्योंकि पहले भारत में बहुत सारा व्यापार होता था जहाज के माध्यम से जब अंग्रेजों के जमाने में, तो उसको देखने के लिए कौन से देश से आया था। पहले बहुत व्यापारिक आदान प्रदान होता था भारत का दूसरे देशों से, और आज भी होता है, ठीक है, लेकिन जल जहाज से पहले होता था क्योंकि पहले हवाई जहाज तो थे नहीं, ठीक है। सो इट बिकेम नेसेसरी टू डाइव एट द रेक साइट, जहाज के मलबे वाली जगह पर गोत लगाना इसलिए जरूरी हो गया, इट बिकेम नेसेसरी टू डाइव एट द रेक साइट सो दैट, ताकि ये पता लग सके कि जहाज कौन से देश का, सो दैट इट कुड बी असर्टेन या इट कुड बी डिटरमाइंड, पता चल सके, डिटरमाइन कर या असर्टेन किया जा सके, कुड बी असर्टेन टू व्हिच कंट्री द शिप बिलोंग, जहाज कौन से देश का था। नेक्स्ट सेंटेंस, समुद्र से परे कावेरी नदी के उत्तर में और वर्तमान पूर्णपोहार के दक्षिण में उथले जल की भी खोज की गई, ठीक है, समुद्र से दूर, समुद्र से थोड़ा दूर, अवे फ्रॉम द लाइक समुद्र के परे मतलब बियॉन्ड द सी, कावेरी नदी के उत्तर में, कावेरी के नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर में, और वर्तमान पूर्णपोहार के अभी जो पूर्णपोहार जो रीजन है उसके दक्षिण में, ठीक है, में उथले जल की भी, वहां पे शैलो वाटर्स, उथला पानी भी मिला, सो डिस्कवर की भी खोज की गई। तो ये जो खोज की गई है ये इंग्लिश में पहले आ गया, डिस्कवरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इंग्लिश में इसको पहले लिखेंगे। इंग्लिश में हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि बियॉन्ड द सी, डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करेंगे, जल की खोज की, उथले जल की खोज की गई, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डिस्कवरी वाज आल्सो मेड इन द शैलो दक्षिण में, मतलब वो जो पूर्णपोहार जो रीजन है उसके दक्षिण में और कावेरी नदी के उत्तर में जहां उथला पानी था वहां पे भी खोज की गई कि कुछ अवशेष मिलते हैं अगर, ठीक है। सो डिस्कवरी वाज आल्सो मेड, या सर्च वाज आल्सो मेड, डिस्कवरी तो नहीं, सर्च बोलना पड़ेगा, खोज मतलब ढूंढना, सर्च करना, तो सर्च कर लीजिए, डिस्कवरी को चेंज कर लीजिए, सर्च वाज आल्सो मेड इन द शैलो वाटर्स बियॉन्ड द सी, समुद्र से परे, टू द नॉर्थ ऑफ द कावेरी रिवर कावेरी एंड साउथ ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी में विभिन्न गहराइयों पर कुछ प्रसादित ड्रेस्ड
प्रसादित यानी ड्रेस्ड पत्थर के खंड मिले थे, कुछ सजाए हुए पत्थरों के अंश मिले। सम ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक्स वर फाउंड एट डिफरेंट डेप्थ्स इन द वाटर, पानी में विभिन्न गहराइयों पर कुछ प्रसादित पत्थर के खंड मिले, सम के खंड मिले। अब इसको एक्टिव में लिखेंगे, हमें हमेशा इंग्लिश में सेंटेंस एक्टिव में लिखा जाता है। सम ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक्स वर फाउंड एट डिफरेंट डेप्थ्स इन द वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, उनमें से एक अर्धवृत्त की आकृति का अर्धवृत्त की आकृति का था जिसमें एल अक्षर की शक्ल की काट थी। ठीक है, तो उनमें से एक अर्धवृत्त की आकृति का था जिसमें एल अक्षर की शक्ल की काट थी। उनमें से एक अर्धवृत्त की आकृति का था जिसमें एल अक्षर की शक्ल की काट थी या शक्ल की काट थी। फिर से पढ़ेंगे सेंटेंस को। उनमें से एक अर्धवृत्त की आकृति का था जिसमें एल अक्षर की शक्ल की काट थी। ठीक है, इसका मतलब जब सेंटेंस अगर नहीं समझ में आ रहा उसको कई बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो उनमें से एक, वन ऑफ देम, अर्धवृत्त की आकृति का था, और इज इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, जिसमें एल अक्षर की शक्ल की काट थी। विद अ कट, उसमें एक कट था, विद अ कट या विच हैड अ कट इन द शेप ऑफ द लेटर एल। एल अक्षर की शक्ल की काट थी, द शेप ऑफ, एल अक्षर की शक्ल की काट मतलब इन द शेप ऑफ द, a cut in the shape of the letter L. So one of them was in the shape of a semicircle, एक अर्धवृत्त की आकृति का था, with a cut in the shape of the letter L. उन पत्थरों में से एक पत्थर था जिसमें L, सेमी सर्कल था, शेप था उसका, आकार था, आकृति थी उस पत्थर की। ठीक है, और उसमें L अक्षर बना, कटा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, वायुयान से उठाने के कार्यों के फलस्वरूप मकान के पत्थर के बड़े खंड और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है, के बर्तनों के टुकड़े मिले। वायुयान से उठाने के कार्यों के फलस्वरूप मकान के पत्थर के बड़े खंड और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बर्तनों के टुकड़े मिले। यानी ईसा पूर्व यानी बीसी और ईस्वी यानी एडी। सो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मतलब 300 बीसी टू 300 एडी। एडी बीसी पता है आप लोगों को, पहले जो ईसा मसीह के पहले जो बीसी और उसके बाद। सो वायुयान से उठाने, बिकॉज ऑफ द एरियल लिफ्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है, मकान के पत्थर के बड़े खंड, है ना, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ हाउस स्टोन, मकान के पत्थर के बड़े खंड, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ हाउस स्टोन, और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बर्तनों के टुकड़े एंड पॉटरी ब्लॉक्स बोल सकते हैं, या बर्तनों के टुकड़े यानी पीसेस ऑफ पॉटरी यूटेंसिल्स ऐसे भी बोल सकते हैं, या पॉटरी शार्ड्स भी बोल सकते हैं। एंड पॉटरी शार्ड्स फ्रॉम प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, यानी 300 बीसी से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी 300 बीसी से 300 एडी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। उस समय के क्या मिले, बर्तन के टुकड़े, पॉटरी शार्ड्स बोलते हैं, बर्तन के टुकड़े यानी पॉटरी शार्ड्स। किसकी वजह से मिले, एरियल लिफ्टिंग ऑपरेशंस की वजह से। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ एरियल लिफ्टिंग ऑपरेशंस। अब ऐसे सेंटेंस को बिकॉज से नहीं शुरू करेंगे। अगर इंग्लिश में हम वायुयान से उठाने के कार्यों के फलस्वरूप, पहले स्वरूप लिखा है इसमें। तो एरियल लिफ्टिंग ऑपरेशंस के फलस्वरूप, हम ये इंग्लिश में ही नहीं लिख सकते कि बिकॉज ऑफ एरियल लिफ्टिंग ऑपरेशन, ऐसे नहीं लिखेंगे। बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं करते, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ हाउस स्टोन एंड पॉटरी शार्ड्स फ्रॉम द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 300 BC to 300 AD वर फाउंड, वर फाउंड, सिंपल पास्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ एरियल लिफ्टिंग ऑपरेशंस। वायुयान से उठाने के कार्यों के फलस्वरूप।
ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एरियल लिफ्टिंग, वायु अंश उठाना मतलब एरियल। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा जो पैसेज है वो क्या हो गया, वो इसका टेंस देखिए आप पूरे पैसेज, ठीक है, किए जा रहे हैं, पहला सेंटेंस जो है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। फिर उसके बाद इसका इसका ये है, इसका उद्देश्य ये है, ये सब क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, उद्देश्य ये है, उद्देश्य ये है, उद्देश्य हम बता रहे हैं कि उद्देश्य ऐसा है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद कावेरी नदी में गोत लगाने के कार्य पूरे किए गए, ठीक है, वर कैरिड आउट, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट, ठीक है। और ये पता लगाने का कि ये उसके बाद फिर सारा पैसेज जो है वो क्या हो गया, सिंपल पास्ट में चला गया। पहला सेंटेंस केवल किए जा रहे हैं, पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आर बीइंग कैरिड आउट, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, किए जा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस जो है वो क्या है, एक सिंपल, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद से पूरा पैसेज सिंपल पास्ट में चला। तो आपको टेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर टेंस गड़बड़ होता है तो हमारा पूरा ट्रांसलेशन जो बर्बाद होगा। तो इसी विचार से हम अपने सेकंड पैसेज पे जाते हैं, सेकंड पैसेज को रिव्यू करते हैं क्या है, उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश। पैसेज 2, भारत की, ये भी हिंदी टू इंग्लिश है, भारत की विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त की गई सफलताओं की एक लंबी एवं अद्वितीय परंपरा रही। तो भारत के विज्ञान में के क्षेत्र में, इन द एरिया ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है, भारत की जो एक प्राचीन काल यानी एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक, से लेकर इस शताब्दी, मतलब अभी तक टू दिस सेंचुरी, मतलब अभी तक की शताब्दी में जो प्राप्त की गई सफलता यानी अचीव सक्सेस की एक लंबी और अद्वितीय परंपरा रही, एक लॉन्ग एंड यूनिक ट्रेडिशन, ठीक है। सो इंडिया हैज ए लॉन्ग, कि देखो इसमें हमने क्या किया, भारत की विज्ञान में की उपलब्धियों से लेकर प्राप्त की गई सफलताओं की एक लंबी सूची है, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इंडिया हैज ए लॉन्ग एंड यूनिक ट्रेडिशन। ये जो लंबी और अद्वितीय परंपरा है, इसको पहले लिखना पड़ेगा, इंडिया हैज ए लॉन्ग, ये नहीं लिख सकते इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस फ्रॉम सो एंड सो टू सो एंड सो कॉमा हैज अ, ऐसे नहीं, इतना दूर नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, थोड़ा पास लिखना पड़ेगा, वही वैसे ही सेंटेंस अच्छा भी लगेगा, वैसे कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप ये जो अद्वितीय लंबी अद्वितीय परंपरा, इसको आगे शिफ्ट कर, थोड़ा इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दीजिए, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। सो इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड यूनिक ट्रेडिशन ऑफ अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द सक्सेसेस अचीव्ड इन दिस सेंचुरी, ठीक है। तो पहले के समय से लेकर इस शताब्दी तक, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द सक्सेसेस, ठीक है, भारत के विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त की गई सफलताओं, ठीक है, की एक लंबी और, ठीक है, इंडिया हैज अ यूनिक एंड लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, उपलब्धियां यानी एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल, मतलब ये जो सूची है, ये सूची किस चीज की, प्राचीन काल में जो उपलब्धियां हुई थी, एंशिएंट unique achieve of as a unique and as a long and unique tradition of achievements in the field of science from ancient times, यानी प्राचीन काल की उपलब्धियां से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त की गई सफलता, यानी टू द सक्सेसेस अचीव्ड इन दिस सेंचुरी, ये पूरी की एक क्या है, it has a long and unique tradition. So India has a long tradition of achievements in the field of science from ancient times to the successes achieved in this century. Next sentence, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले शताब्दी का भाग अधिकतर विशुद्ध अनुसंधान से संबंधित रहा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति यानी स्वाधीनता संग्राम के जो पहली शताब्दी थी, ठीक है, से पहले शताब्दी का भाग अधिकतर, तो ये जो शताब्दी है, जो अभी वर्तमान की शताब्दी है, इसमें स्वतंत्र दो भाग है। 1947 मतलब ऑलमोस्ट 50 साल में हमको, इसके 50 साल हम गुलाम रहे, 50 साल हम स्वाधीन, ठीक है। तो ये जो पहला भाग है जिसमें हम पराधीन थे, है ना, या गुलाम थे, उसमें ज्यादातर जो अनुसंधान हुआ है वो विशुद्ध अनुसंधान से संबंधित है। अधिक शताब्दी का भाग अधिकतर यानी इस सेंचुरी में के पहले भाग में ज्यादातर प्योर रिसर्च या विशुद्ध अनुसंधान हुआ है,
ठीक है. So the part of the century before independence was purely concerned with pure research. Next sentence. स्वतंत्रता प्राप्ति करने के समय हमारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी ढांचा विकसित विश्व की तुलना में न सुदृढ़ था न ही व्यवस्थित. तो जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय हमारा जो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पूरी दुनिया की तुलना में इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड वो ना तो सुदृढ़ था ना स्ट्रॉन्ग, नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक. ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस कॉमा, ठीक है, our scientific and technological infrastructure was neither strong nor systematic as compared to the developed world. विकसित विश्व की तुलना में, ठीक है, as compared to the developed world, our at the time of attaining independence, our scientific and technological infrastructure was neither strong nor systematic. ना ही सुदृढ़ था ना ही व्यवस्थित. नेक्स्ट सेंटेंस. इसके फलस्वरूप हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात के आरंभिक वर्षों में अन्य देशों में उपलब्ध तकनीकी निपुणता व विशेषता पर निर्भर रहे. ठीक है. और इस बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, एज अ रिजल्ट या बिकॉज ऑफ दिस, अगर बिकॉज से नॉर्मली सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं, अगर आपको बिकॉज लिखना है तो उसकी जगह में आप लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट कॉमा. तो एज अ रिजल्ट आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस in the early years after achieving independence, after attaining independence, we were dependent on उपलब्ध तकनीकी निपुणता. ये निपुणता यानी expertise. So the technological expertise that was available एवं technical expertise, तकनीकी निपुणता व विशेषता. ठीक है. विशेषता यानी specialization. ठीक है. So we were dependent on the technical expertise and specialization. यहाँ पे specialization. ठीक है. So as a result, we were dependent on the we were dependent on the technical expertise and specialization available in other countries in the early years after attaining independence. है ना. स्वतंत्रता प्राप्त करने के आरंभिक वर्षों में we were dependent on the technical expertise and specialization available in other countries. ठीक है, अन्य देशों. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस. गत 4 दशकों में, गत यानी अतीत वाले, पिछले, गत 4 दशकों में अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ढांचा व सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया गया है जिससे हमारी अन्य देशों पर निर्भरता घट गई. तो पिछले 4 दशकों में, अभी तो 7 दशक हो गए, ये थोड़ा पुराना पैसेज है तो इसीलिए उस समय 4 मतलब आज से 30 साल पुराना पैसेज है. तो 4 दशकों में यानी स्वतंत्रता के केवल 40 सालों में हमने हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए एक ढांचा व सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया. ठीक है. तो वी हैव बीन एबल टू क्रिएट the infrastructure and capability. ठीक है. Infrastructure and capability we have developed for what? अपने राष्ट्र के, to fulfill the country, to fulfill the need of our nation या needs of our nation, जिससे हमारी अन्य देशों पर निर्भरता घट गई, which has reduced the dependence on other countries. So sentence को properly arrange करके अगर लिखेंगे तो क्या होगा? Right side में, the last 4 decades a structure and capability has been created to meet the needs of our nation. ठीक है. 4 दशकों में कॉमा, इन द लास्ट 4 डिकेड्स कॉमा, स्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी, एक ढांचा व सामर्थ्य उत्पन्न हो गया. स्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड टू मीट द नीड्स, अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं को, टू मीट द नीड्स ऑफ आवर नेशन कॉमा, जिससे हमारी अन्य देशों पर which has reduced our dependence on other countries. So ये पूरा पैसेज किसमें चल रहा है? हमारा सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है ना. हमने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे. बस बीच में जब हम अतीत के बारे में बात कर रहे थे तब सिंपल पास्ट. उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. सुविधाओं, सेवाओं व उत्पादों के विस्तृत क्षेत्रों को पूरा करने के लिए लघु से अत्यंत उन्नत प्रकार के विभिन्न उद्योगों की स्थापना हो चुकी है. तो लघु यानी स्मॉल और अत्यंत उन्नत प्रकार यानी वेरी एडवांस्ड. ठीक है. तो उन्नत प्रकार के विभिन्न उद्योगों, इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल से लेके बहुत एडवांस्ड इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, की स्थापना हो चुकी है. किसके लिए? टू केटर टू, को पूरा करने के लिए, टू केटर टू अ वाइड रेंज ऑफ, विस्तृत क्षेत्रों को, वाइड रेंज ऑफ सुविधा यानी फैसिलिटीज, सेवा यानी सर्विसेज और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स. वे
तो इसको कैसे लिखेंगे, स्थापना हो चुकी है, जिसकी स्थापना हो चुकी है उसको हम पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हम अब इस सेंटेंस को तो ये सेंटेंस पैसिव में है ना, तो पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ता है, राइट। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड है ना, इंग्लिश में हम लोगों ने क्या लिखा, इसकी स्थापना हो चुकी है, इसकी स्थापना हो चुकी है, ठीक है। तो इंग्लिश में किसी चीज की स्थापना हो चुकी है, पैसिव वॉइस है। अगर आप पैसिव एक्टिव का मॉड्यूल रिकॉल करें तो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमें हमेशा इसको पहले लिखना पड़ेगा। हम ये नहीं लिख सकते सुविधाओं सेवाओं उत्पादों से शुरू नहीं कर सकते सेंटेंस को, हमें पहले इंडस्ट्रीज को लिखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, तब आगे हम कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है इसीलिए। सो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ranging from small scale to very advanced have been established to cater to a wide range of facilities, services and products. काफी सिंपल सेंटेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अब हमारे पास विज्ञान के मूल और व्यवहारिक क्षेत्रों में हुई आधुनिकतम प्रगति से परिचित विशेषज्ञों का एक सुयोग्य समूह है, ठीक है। काफी लंबा सेंटेंस, इसको ब्रेक करेंगे, कॉमा आ गया। सो अब हमारे पास विज्ञान के मूल और व्यवहारिक क्षेत्रों में, ठीक है, में हुई आधुनिकतम प्रगति से परिचित विशेषज्ञों का एक सुयोग्य समूह, वी हैव एन एबल पूल ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ यानी है ना, परिचित विशेषज्ञ, हु आर वेल acquainted with the आधुनिकतम प्रगति, with the latest advances in मूल एंड व्यवहारिक क्षेत्र, इन बेसिक एंड अप्लाइड, विज्ञान के मूल एंड व्यवहारिक क्षेत्र, मूल और व्यवहारिक क्षेत्र यानी इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो वी नाउ हैव एन एबल पूल ऑफ एक्सपर्ट्स, या क्वालिफाइड भी लिख सकते हैं, सुयोग्य यानी क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, या एन एबल पूल ऑफ एक्सपर्ट्स, वेल एक्वेंटेड, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा विशेषज्ञों का एक आधुनिकतम प्रगति से परिचित विशेषज्ञों का एक सुयोग्य समूह है। We now have an able pool of experts, परिचित लिखना पड़ेगा ना, आधुनिकतम प्रगति से परिचित को कॉमा लगा के लिखेंगे, या हु करके भी लिख सकते हैं, बट हु करके नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे सेंटेंस में कॉमा आने वाले, ठीक है। हु करके भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, हु आर वेल एक्वेंटेड, या फिर आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं। We now have an able pool of experts, well acquainted with the latest advances in basic and applied science, जो विज्ञान के मूल और व्यवहारिक क्षेत्रों में हुई आधुनिकतम प्रगति से परिचित है, who are well acquainted, या कॉमा well acquainted with the latest advances in basic and applied science, कॉमा जो उपलब्ध तकनीकियों में से चयन करने, who are able to choose from the available technologies, ठीक है, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, कॉमा नई तकनीकों को सहज ग्रहण करने और भविष्य में देश के विकास का ढांचा तैयार करने में सक्षम, ठीक है, जो कि who are able to choose from the available technologies and new technologies को सहज ग्रहण करना, मतलब अडेप्ट करना, किसी चीज के प्रति सहज ग्रहण करना, मतलब उसके प्रति अपने आप को ढालना उसके प्रति, टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, नई तकनीकियों को सहज ग्रहण करना, यानी अडेप्ट टू, who are able to choose from the available technologies and, या कॉमा अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमा लगाया चयन करने के बाद, और भविष्य में देश के विकास का ढांचा तैयार करने में सक्षम है, एंड फ्रेम द कंट्रीज फ्यूचर डेवलपमेंट, या फ्रेम द कंट्रीज डेवलपमेंट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस कैसे हो गया, we now have an able pool of experts, well acquainted with the latest advances in basic and applied science, क्योंकि सुयोग्य समूह है, उसके बाद कॉमा आ गया, उसके बाद जो तक है ना, तो अभी हम हिंदी को नहीं पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। We now have an able pool of experts well acquainted with the latest advances in basic and applied science, able to choose from the available technologies, ठीक है, या आप जहां जहां कॉमा लगाने में हूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में भी कॉमा जहां लगा है वहां पे आपको लगाना। पहला वाला कॉमा हो सकता है, we now have an able pool of experts who are well acquainted with the latest advances in basic and applied science, who are able to, सेकंड टाइम में आपको कॉमा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप who से हर बार कनेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड टाइम में अप्लाइड साइंस के बाद अगर आप who लगा भी रहे तो पहले कॉमा लगाएंगे, कॉमा who are able to choose from the available technologies, कॉमा and adapt to new technology, या
एंड बाद में आएगा तो अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेम द कंट्रीज फ्यूचर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल जो सेंटेंस लिखा है, अगर आपको हु ऐड करना है सेंटेंस तो आप कर सकते हैं। मैं दो तरीके से सेंटेंस को पढ़ देता हूँ, पहले जो लिखा है उसको पढ़ देता हूँ। वी नाउ हैव एन एबल पूल ऑफ एक्सपर्ट्स वेल acquainted with the latest advances in basic and applied science, able to choose from the available technologies, adapt to new technologies and frame the country's future development. तो हु आप एक बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज करेंगे तो फिर वो रिपीटेटिव लगेगा। We now have an able pool of experts who are well acquainted with the latest advances in basic and applied science, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हु नहीं लगाएंगे, उसके बाद who are well acquainted with the latest advances in basic and applied science, are able to choose from the available technologies, adapt to new technologies and frame the country's future, ठीक है। तो आर आप लिख सकते हैं, सेकंड टाइम में आप आर लिख सकते हैं, ठीक है। who are well acquainted, comma, are able, who are well acquainted with the latest advances, comma, are able to choose from the available technologies, comma, उसके बाद are adapt नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख दिया are able, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। are able to choose from the available technologies, comma, adapt to new technologies, मतलब are able to adapt to new technologies and frame the country's future, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये सही है, इसमें हमने जो लिखा है दैट इज परफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो पहला वाला कॉमा लगा उसके जगह में आप who are लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर who are well acquainted with the latest advances in basic and applied science, comma, are able to choose, उसके बाद दोबारा who नहीं लगाएंगे, उसके बाद are able to choose, फिर उसके बाद are को भी नहीं लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगा के adapt to new technologies and frame the country's future, ठीक है। क्योंकि आर एबल बार बार आ रहा है, आर एबल टू चूज फ्रॉम द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, कॉमा, आर एबल टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आर एबल टू फ्रेम द कंट्रीज। तो आर एबल एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप अभी जो सेंटेंस है ये भी सही है अगर इसमें आप टू लगा के लिखना चाहते हैं, बट फिलहाल एक बार मैं फाइनल सेंटेंस पढ़ दूंगा आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। दो तरीके से पढ़ूंगा उसको। पहला ट्रांसलेशन है, we now have an able pool of experts who are well acquainted with the latest advances in basic and applied science, are able to choose from the available technologies, comma, adapt to new technologies and frame the country's future development, या तो ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर we now have an able pool of experts, comma, well acquainted with the latest advances in basic and applied science, comma, able to choose from the available technologies, comma, adapt to new technologies and frame the country's future, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो दूसरा वाला ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको हु लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने कॉमा से ही काम। तो बहरहाल इस तरीके से अब ये जो पूरा पैसेज है इसमें हम लोगों ने अभी देखिए, इसमें जो पहला सेंटेंस है हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। जो दूसरा सेंटेंस है इसमें लिखा है सिंपल प्रेजेंट में लिखा है वी हैव दिस, मतलब ये एक आप जनरल फैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। कोई टास्क कंप्लीशन के बारे में नहीं बोल रहे कि टास्क हो गया है या हो रहा है, नहीं, आपके पास कुछ है, तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट। और जो दूसरा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट, पहला वाला सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और इसके पीछे वाले पेज में हम लोगों ने क्या टेंसेस फॉलो किए थे तो देखते हैं। इंडिया हैज अ लॉन्ग, ये भी पहला सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट। पार्ट ऑफ कंट्री वाज मोस्टली कंसर्न, ये हम पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, दूसरे सेंटेंस में हम अतीत में चले गए तो क्या हो गया? वो सिंपल पास्ट। तीसरे सेंटेंस में क्या हो गया? सिंपल पास्ट, अतीत में ही चल रहे हैं। फिर चौथे सेंटेंस में क्या हो गया? वो भी सिंपल पास्ट, अतीत में चल रहे हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ गए कि ये हुआ है, ये किया गया है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट वाले में। तो बेसिकली हम सिंपल प्रेजेंट से शुरू करके सिंपल पास्ट में जाके प्रेजेंट परफेक्ट में आके फिर फाइनली सिंपल प्रेजेंट में आके वही सिंपल प्रेजेंट, जो स्टार्टिंग का सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में, लास्ट सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट, इस तरीके से पैसेज को लिखा गया है। तो इस टेंस का ध्यान रखते हुए आपको पैसेज को प्रैक्टिस करना है। एंड ट्रांसलेशन धीरे धीरे सीक्वेंशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, तो उसको काफी प्रैक्टिस करना है। और आज की क्लास में ज्वाइन करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो ऐसे ही हम अगर पैसेजेस डिस्कस करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने एंड से और मेरे से डाउट्स डिस्कस करते रहेंगे, तो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट आपके लिए। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो विद दिस नोट, on this note, I would like to thank everyone for attending today's class and see you in the next lecture of translation. Thanks everyone.